नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज यूपी के तीसरे चरण का युद्ध जारी है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। 2,15,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। उधर पंजाब में भी आज वोटिंग चल रही है। यूपी के जिन जिलों में आज मतदान चल रहा है उनमें कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर। ये तीसरे चरण के वो जिले हैं जहां आज मतदान हो रहा है। यूपी में थर्ड फेज की इस वोटिंग से पहले, खत्म होने से पहले, जल्दी से आपको जरा बता देते हैं कि दोपहर 3 बजे तक, अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज हमारे पास आया है, 3 बजे तक 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है या उसके आसपास। 50% के आसपास वोटिंग हुई है 3 बजे तक। ये देखिए, हाथरस 50%, एटा में भी उसी के आसपास, मैनपुरी 53%, फर्रुखाबाद 46%, कन्नौज 50%, इटावा 50%, औरैया 48%, कानपुर देहात 47%, जालौन 47%, झांसी 48%, ललितपुर 59%। ललितपुर में सबसे ज्यादा अभी तक। उसी तरह हमीरपुर में 51%, महोबा में 52%, फिरोजाबाद 51%, कानपुर नगर में कम है, 41% के आसपास यहां वोट पड़े हैं। तो 3 बजे तक 50% के आसपास एवरेज निकल रही है यूपी में तीसरे चरण के मतदान की। तीसरे चरण में मुलायम परिवार की एकजुटता दांव पर है। बीजेपी का जमीनी प्रबंधन और बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग का टेस्ट है। साथ ही सबकी नजरें पहली बार चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव की करहल सीट पर भी टिकी है। तीसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अखिलेश की सीधी टक्कर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल हैं। वहीं इटावा की जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव चुनावी मैदान में है। उनकी टक्कर बीजेपी के विवेक शाक्य से है। बीएसपी के राजेंद्र प्रताप भी इस सीट से चुनावी मैदान में है। कानपुर की महाराजपुर सीट की अगर बात करें, योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के फतेह बहादुर सिंह और कांग्रेस की कनिष्का पांडे यहां से मैदान में है। सादाबाद पर बहुत टाइट फाइट है। बीजेपी के रामवीर उपाध्याय हैं, आरएलडी के प्रदीप कुमार सिंह हैं और बीएसपी के डॉक्टर अविन शर्मा। वहीं कन्नौज में भी कानपुर पुलिस के पूर्व आयुक्त और बीजेपी के कैंडिडेट असीम अरुण की टक्कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार से है। बीएसपी के यहां से समरजीत हैं। वहीं फर्रुखाबाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद की किस्मत यहां से दांव पर है। इनका मुकाबला बीजेपी के मेजर सुनील दत्त और एसपी प्रत्याशी सुमन शाक्य से है। तीसरे चरण में यादव वोट बैंक काफी अहम है और माना जाता है यादव लैंड का यह इलाका, यहां पर यादव वोट जीत हार का फैसला करते हैं। करहल की बात करें, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 25,000 यादव वोटर हैं। इसी के अलावा जसराना में 1,30,000 यादव वोटर हैं। शिकोहाबाद में 80,000, सिरसागंज में 1,20,000, एटा सदर में 65,000, अलीगंज में 65,000, मैनपुरी सदर में 50,000, इटावा की जसवंत नगर सीट पर 1,40,000, अमृतपुर में 70,000 यादव वोटर हैं। वहीं कायमगंज 75,000। तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर यादव वोट निर्णायक साबित होता है इस तीसरे चरण में, जहां आज वोटिंग चल रही है। पंजाब की बात करें, पंजाब की भी आज सभी 117 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यहां अच्छी खासी वोटिंग की खबरें हमारे पास आ रही हैं। दोपहर 3 बजे तक 50% के आसपास वोट पड़ चुका है। यह देखिए, अमृतसर में थोड़ा कम है, बाकी ज्यादातर इलाकों में 50% के आसपास वोट पड़ रहा है। सारे जिलों में कितना वोट पड़ा है 3 बजे तक, उसका आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यूपी और
पंजाब के अलावा यूपी और पंजाब के जो वोटिंग परसेंट है वो दिखाने के अलावा आपको लगातार स्क्रीन पर आज हम ये भी दिखाते रहेंगे कि आज की वोटिंग में पंजाब में और यूपी के इस तीसरे चरण में कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट वो भी दिखाएंगे। पंजाब पर जरा हाई प्रोफाइल सीट्स पर कैंडिडेट्स पर नजर डालिए। ये देखिए, लांबी से खुद प्रकाश सिंह बादल हैं, नवजोत सिंह सिद्धू हैं अमृतसर ईस्ट से, विक्रम मजीठिया से उनका मुकाबला है। वहीं धुरी से देखिए भगवंत मान चुनावी मैदान में है। उसी तरह जलालाबाद से आप देख रहे हैं सुखबीर बादल अपना चुनाव लड़ रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी हैं, भदौर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हाई प्रोफाइल सीट्स और कैंडिडेट्स पंजाब के जिनका फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह है, देखिए पटियाला से, इन सब का फैसला आज होना है। मालविका सूद हैं, सोनू सूद की बहन, मोगा से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये हाई प्रोफाइल चेहरे आज, क्योंकि पंजाब में एक ही चरण में मतदान होना है, इसीलिए इनकी सबकी किस्मत का फैसला आज ही ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा आ रहा है उसी को देखते हुए जल्दी से आज राष्ट्र की बात में अपना सवाल बता देते हैं। सवाल बड़ा सीधा है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। यूपी पंजाब का आज का मतदान क्या कहता है? मेरे साथ आज की वोटिंग पर ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ फिलहाल प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इटावा सदर से, संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं टुंडला से, अशोक तिवारी जुड़ेंगे कन्नौज से, मेरे साथ ऋषिकेश कुमार हाथरस से लाइव हैं, और मेरे साथ विशाल मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं अमृतसर ईस्ट से। सबसे पहले प्रभाकर आप ही से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आप करहल में भी थे पहले, जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। आप इस समय इटावा सदर में हैं, अखिलेश का यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। प्रभाकर, कैसी वोटिंग हो रही है और लोग क्या कह रहे हैं? अलका लांबा भी आ गई हैं कांग्रेस की तरफ से। प्रभाकर बताइए। मानस में सैफई में था पहले हाफ तक, उसके बाद से करहल में था, करहल के बाद से अभी जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव के पोलिंग बूथ पर हूं। मेरे आसपास, मेरे पीछे आप खेत देखेंगे, तमाम मतदाता हैं। ऑलमोस्ट वोट जितना पड़ना था पड़ चुका है, छूटे फुट के जो मतदाता हैं अब आ रहे हैं। लेकिन मैं इस दो जगहों की बात करूं, खासकर करहल और जसवंत नगर विधानसभा सीट की, जैसा मैंने पहले भी कहा था अपने रिपोर्ट्स में कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो विधायक नहीं चुन रहे हैं, मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, इसलिए फोकस बिल्कुल क्लियर है। एक तरफा वोटिंग ऑलमोस्ट इन दोनों विधानसभा सीटों पर एक तरफा वोटिंग हो रही है। दिन भर मैंने जो समझा है, मुद्दों पर बात मैं जब कर रहा हूं तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस यादव परिवार से घनिष्ठता है। और जैसा संदीप चौधरी ने भी अपने सुबह के कार्यक्रम में एक कॉइन किया था, एक टर्म कॉइन किया था कि लगता है कि एक्सटेंडेड फैमिली है। ये करहल और सैफई के बूथों पर जो लोग हैं वो मुलायम सिंह परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स हैं। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं, इन्हीं लोगों से मैं जान लेता हूं। समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया होगा आपने? हाँ जी सर। तो क्या है अखिलेश यादव में ऐसा? अखिलेश यादव में तो ये है सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि शिव समान दाता नहीं, विपत बिड़ारन हार, शिक्षा बिजली पानी फ्री हो जाएगी जब आएगी भैया अखिलेश की सरकार। तो अमानस, एक मतदाता की आवाज आपने सुनी, और यहाँ क्या मुद्दा है? ये मुद्दे तो जो सभी जगह हैं, मुद्दे तो 2 साल से आप देख रहे हैं। खेती किसानी का भी मुद्दा है, एमएसपी पे यहाँ फसलें नहीं बिकती हैं, गाय और आवारा सांडों से यहाँ परेशान है, जंगली सुअर भी परेशान करते हैं, नीलगाय भी है। तो परेशानी तो सब तरीके से है। बिजली भी जिस तरीके से उस सरकार में मिलती थी उस तरीके से अभी नहीं मिल रही तो है। मतलब फ्री वाली बिजली भी आकर्षित कर रही है? नहीं तो वो तो ठीक है, हर कोई चाहता है। यहाँ थोड़ी दूरी है, सामने जो आप गाँव देख रहे हैं ये बंजारों का गाँव है। यहाँ पे है ना, वो रोज अपनी फेरी लगा के अपना जीवन यापन करते हैं। अब उनके यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, उनके कनेक्शन काट दिए, अभी अंधेरे में रहे। हमारे लोग कुछ गए तब जाके वहाँ पे उन्होंने ना कनेक्शन दोबारा से। क्या मुद्दा है? बिजली की विशेष समस्या यहाँ पे है। जब से अखिलेश सरकार गई है तब से 12 और 13 घंटा से अधिक लाइट नहीं। और ये सरकार तो कहती है बिजली को लेकर, बिल्कुल झूठ बोल रही है। वहाँ पर रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए बिजली का। आपके लिए क्या मुद्दा है यहाँ पर? महंगाई, बेरोजगारी, सिंचाई और कुल मिला के सबसे बड़ा मुद्दा ही बन गया। ये योगी ने कहा था नहीं कि हम गर्मी निकाल देंगे। अच्छा, ये भी मुद्दा है? हाँ, गर्मी निकाल देंगे, इसलिए 80% साइकिल को वोट गया, खुल के गिरेगा। और आप युवा हैं, आपके लिए मुद्दा बताइए, क्या मुद्दा है? कुछ नहीं, बस अखिलेश भैया आना चाहिए और रोजगार बढ़ाना। अखिलेश भैया बढ़ाएंगे। और ये मोदी ने क्या किया? कुछ नहीं किया है।
मानस 5 साल में क्या किया? मानस, ये जो अखिलेश भैया वाली जो बात है ना, ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये पारिवारिक फीलिंग का मसला आ रहा है। बाकी बूथों पर आपको मतदाता मिलेंगे, यहां पर ऐसा लगता है कि अखिलेश के परिवार के लोग मिल रहे हैं। क्या मुद्दा है यहाँ पर? बेरोजगारी और जो है युवा जो है ना, उनके लिए नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं किया 5 साल में। शिक्षा से मतलब जो है बिल्कुल वंचित हो गए। लॉकडाउन में स्कूल बंद कर दिए, फीस पूरी जा रही है, पूरी साल की फीस जा रही है, मगर स्कूल नहीं खुले नाम के एक बात लिए। और मैं सवाल कर लेता हूं, मेरे पीछे पूरा हरा भरा खेत है, मुझे कहीं आवारा सांड और गाय नहीं दिख रही है। आवारा गाय सांड आप देखना चाहते, अभी दिखा देता हूँ। 2 दिन से ऐसी कंडीशन यहाँ के प्रशासन ने कर रखी है कि बाहर की मीडिया आएगी, सांड और गाय न दिख जाएं। शमशान गृह तक भर रखे हैं यहाँ पे। आप देखना चाहते हैं, अभी चलिए मेरे साथ में। गौशालाएं जो बनाई है वो तो छोड़िए, वो तो भरी हैं। शमशान गृह जो है ना, मृत आदमी को जलाने के लिए जो है, वो तक भरे पड़े यहाँ सैफई क्षेत्र में। अभी चलिए, आप यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया, बाहर की जो मीडिया आ रही है, आप दिल्ली से नोएडा से आए हैं, तो आप है ना वहाँ न्यूज़ 24 वहाँ पर जाके दिखा न दें, ये लाइव प्रसारण में चला जाए, बदनामी न हो जाए सरकार। मुझे लगता है कि यहाँ के मतदाताओं की आवाज वहां तक पहुंच गई होगी, मुद्दे क्या हैं वो समझ में आ गए अब होगा। और ये वो जगह है जो सुदूर है, सड़क से दूर है, गाँव में। मैं कोशिश करता हूँ कि गाँव जाऊँ, लोगों की बात। बिल्कुल सही है प्रभाकर। और जिन लोगों से आप बात कर रहे थे, जहां पर आप मौजूद हैं, अखिलेश का गढ़ लगता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ लगता है, इसीलिए जैसा अखिलेश भैया सब लोग कर रहे हैं। संजीव त्रिवेदी, आपके पास आ रहा हूं। संजीव, आप टुंडला में हैं और आपने दिन भर क्या देखा? थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी आपसे, आप फिरोजाबाद में थे, वहां पर हम सुन रहे थे कि वहां पर लोग योगी मोदी कर रहे थे। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग आवाजें आ रही है, लेकिन संजीव, आपने क्या देखा और अभी आप कहां हैं? कुछ लोगों से बात करिए संजीव। जी मैं शुरुआत में फिरोज़ाबाद में था, और फिरोज़ाबाद में जाहिर है वो शहरी सीट है और वहाँ चूड़ी का काम होता है, तो जिस तरह के लोग वहाँ थे उनके अपने अलग सरोकार थे। वहाँ से फिर मैं गया, आपको बताएं, जब आप पिछली दफ़ा हमसे बात कर रहे थे तो उस वक्त सिरसागंज में था मैं, और वहाँ भी आपने देखा किस तरह से महिलाएं जो हैं अपनी बात कह रही हैं, पुरुष अपनी बात कह रहे हैं, और एक बहस सी छिड़ गई कि भाई किचन में तनातनी जो है वहाँ जो टाइट है वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा है या फिर सुरक्षा का मसला ज़्यादा बड़ा है। और अब मैं चल कर के पहुँच गया हूँ जसराना और भी ग्रामीण सीट, और ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह है सीट। भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल कब्जा, लेकिन जैसा कि आप अभी बता रहे थे, करीब 1.30 लाख यहाँ पे यादव समुदाय के वोट हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया है वो ये पिछली दफ़ा भी किया था कि नॉन यादव वोट्स की गोलबंदी को अंजाम देकर के क्या सीटें जीती जा सकती हैं, और उसी का उदाहरण जसराना है। और इसीलिए यहाँ मैं आया। यहाँ पर इस वक्त जो उम्मीदवार हैं वो नए उम्मीदवार हैं मानवेंद्र सिंह, लेकिन मानवेंद्र सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं। सिटिंग सीट पर टिकट बदला भारतीय जनता पार्टी ने, और पप्पू लोधी को हटा करके नई टिकट इन्हें दी, मानवेंद्र सिंह को। अब हमारे साथ जो लोग हैं, देखिए, एक तो पहले आपको नज़ारा दिखाऊं, कितना सब कुछ खाली हो गया है। खाली से मेरा मतलब ये है कि अभी आखिरी घंटा चल रहा है, लेकिन सिवाय पुलिसकर्मी और मतदान कर्मी के, और मतदान अभी करता ये लोग पोलिंग एजेंट्स हैं, इनके अलावा यहाँ बूथ मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। दिन भर क्या बहुत कम लोग आते रहे या ख़त्म हो गया अभी तक? तो जी नहीं, थोड़ा ही खाली चलता रहा यहाँ पर। हाँ, कम लोग आए सर। कम लोग आए थे। जी सर। आपको भी लगा कम लोग आए? कम आई। अच्छा, तो क्या वजह है, मतलब कम आने की क्या आपको लग रही थी वजह? जी वजह तो कोई भी नहीं है, लेकिन कोई गृहस्थी की प्रॉब्लम भी होती है आदमी की। हाँ, अच्छा। तो आप किसके मतदान कर्मी हैं, किस दल के? मानवेंद्र सिंह, बीजेपी के। तो बीजेपी का इस बार यहाँ पे कैसा जोर है, क्या लगा? माहौल सही है? सही सर। और आप सपा के अभिकर्ता है? तो सपा के अभिकर्ता है, सपा के पास तो सीट नहीं है। कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा है। बढ़िया दोनों का बढ़िया कैसे रह सकता है? हम जानते हो अपनी पार्टी की, हम अपनी पार्टी। अच्छा, तो आपको किस मुद्दे पर वोट पड़ते दिखे आज सपा के लिए? अगर सपा की बढ़िया पड़ा। हाँ, किस मुद्दे पे मिल रहे थे वोट? सही पड़ा, वोट बढ़िया पड़ा। हाँ, नहीं, कौन सा मुद्दा था जो लगता है कि आपके लिए वोट खींच रहा था? अब क्या मालूम, वोट खुलेंगे जब मालूम पड़ेगी। हाँ, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों पड़ा होगा? 5 साल मौका दिया है। ये सबसे ज्यादा तो उन्होंने हर किसी व्यक्ति को, किसी एक को नहीं, हर व्यक्ति को आवास दिया उन्होंने, और बिजली भी सही मिल रही है यहाँ पर। बिजली आवास।
अब देखिए, किसानों का एक सवाल है, ये आलू का क्षेत्र है, आलू के किसानों का कुछ भला हुआ है? नहीं, किसानों को तो नुकसान है सर, नुकसान है। नुकसान है सर। आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, मतदान अभी करता, लेकिन आपको लगता है कि किसानों का नुकसान हुआ? कुछ नुकसान तो है सर। क्या किसानों का नुकसान? फसलों का नुकसान है आलू में, और ये जो अपने गाय हैंगी और भैंसे हैं वो बद्दे हैं। ये जो मसला, वो आवारा पशु का मसला, आवारा पशु का मसला। हाँ, तो आपके तो विधायक थे और आप उन्हीं के पार्टी के हैं, तो आप लोगों की बात होती होगी विधायक जी से? जी, आवारा पशु वाले मुद्दे ऊपर नहीं पहुंच पाते सर। हाँ, कुछ हो नहीं पाया है। सर। आवारा पशु वाला मुद्दा है यहाँ पे, है? ये तो कह रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते हैं। अब देखिए, बीजेपी के अभी करता है मानक, और बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स हैं, ये भी इस बात को मानते हैं कि किसानों का खास नहीं हुआ। देखिए, ये पूरा इलाका आलू का खास तौर पर ये इलाका माना जाता है, और एक तरह से यहाँ 10-11 जिले हैं जहाँ से आलू जो है वो बहुत दूर दूर तक जाता है। संजीव की कीमतें नहीं मिलती हैं, और संजीव यहीं रहिएगा जरा, पोलिंग थोड़ी देर रुकिएगा, बावजूद कह रहे हैं। लौटूंगा आपके पास। तो है अशोक, 1 सेकंड में आ रहा हूं, पहले विशाल के पास भी चलता हूं, उसके बाद अलका आ रहा हूं मैं आपके पास, क्योंकि पंजाब का भी हालचाल जान लेते हैं। विशाल, पंजाब में वही 50% के आसपास वोटिंग की खबर आ रही है 3 बजे तक। आपके पास क्या खबर है, कैसी वोटिंग हुई, कहां कहां किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है विशाल? देखिए मानिक, सुबह से लेके अभी तक यदि वोटिंग की बात की जाए तो 3 बजे तक 50% वोटिंग हो चुकी है, और जो संभावना है कि 60% से जो ऊपर चले जाएगी। और सुबह सुबह हमने अमृतसर ईस्ट में काफ़ी लोगों के साथ बातचीत भी की, तो उनका साफ साफ उन्होंने इशारा कर दिया था कि बदलाव की ओर है। बदलाव किस ओर है? सरकार के बदलाव की ओर है, व्यक्ति विशेष के बदलाव की ओर है, या फिर किसी दूसरी पार्टी के बदलाव की ओर है, ये अभी तक लोगों ने नहीं कहा। लेकिन जिस तरह का लोगों का रुझान था, उससे साफ संकेत मिल रहे थे कि कोई ना कोई पंजाब में, जहाँ अमृतसर ईस्ट में जिस तरह के संकेत आ रहे हैं कि बदलाव लोग चाहते हैं। अब बदलाव पार्टी से बदलाव है, जहाँ पंजाब बदलाव चाहता है, पार्टियों से बदलाव चाहता है, ये अभी तक पूरी तरह ये बातें साफ नहीं हो पाई हैं। लेकिन वहीं पर लोगों ने कहा कि वो अच्छी शिक्षा को लेके, अच्छी मेडिकल सुविधाओं को लेके, और एम्प्लॉयमेंट को लेके, और सबसे खास बात यदि कहूँ कि यदि जो माइग्रेट हो रहा है पंजाब का नौजवान, उसको रोकने के लिए कौन सी पार्टी क्या लेके आई है, और क्या उसका मैनिफेस्टो है कि पंजाब का जो नौजवान है वो विदेश ना जाए, और लाखों रुपया खर्च यदि विदेश में करता है तो वो पंजाब में ही खर्च करे, जहां देश में ही खर्च करे, और उसके लिए किस तरह की नई पॉलिसीज नई गवर्नमेंट लेके आएगी। इसके ऊपर भी भारी तादाद में नौजवानों ने वोट डाली है, और वहीं पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे प्रभावी रहे हैं। हर एक जो विधानसभा क्षेत्र है उसका अपना अलग मुद्दे हैं। और यदि अमृतसर ईस्ट की बात की जाए तो अमृतसर ईस्ट में स्टेट और नेशनल मुद्दों से भारी लोकल मुद्दे दिखाई दे रहे थे कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस तरह से उनको पानी नहीं मिल रहा है, और किस तरह से सफाई व्यवस्था है। ये सारे के सारे मुद्दे जहां पर प्रभावी होते हुए दिखाई दे रहे थे। ओके विशाल, लौटूंगा आपके पास, तब मैं चाहूंगा कुछ लोगों से अगर आप बात कर पाएं, तब तक आप तैयारी कीजिएगा। कुछ लोगों की आवाजें अगर सुनेंगे और अच्छा लगेगा। मेरे साथ बीजेपी से राजेश चौधरी भी आ गए, लेकिन पहले अशोक तिवारी के पास जाऊंगा, फिर आऊंगा अलका, राजेश आपके पास। आप कन्नौज से लाइव हैं अशोक तिवारी, कन्नौज की रिपोर्ट बताइए जरा। 3 बजे तक 50% के आसपास वोटिंग है, कन्नौज में क्या हाल है अशोक? बिल्कुल, देखिए मानक, सुबह से अभी तक लगातार कन्नौज के अलग अलग बूथ पर मैं गया हूं, मैंने उनका दौरा किया है, लोगों से बातचीत की है। एक बात तो स्पष्ट है कि जो आपको याद होगा कि जब कन्नौज में इत्र व्यापारी के यहाँ छापेमारी हुई थी तो उस समय कहा जा रहा था, तमाम सारी जब पॉलिटिकल बयानबाजी हुई थी तो उस समय कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा मुद्दा कम से कम कन्नौज के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन आम लोगों से बातचीत के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि इनकम टैक्स की रेड, कन्नौज के इत्र व्यापारी के यहाँ जाना, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन होना, उसका इस विधानसभा चुनाव पर फिलहाल कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है।
दूसरी बात यह भी है कि जिस जिस इलाके में शुरुआती दौर से हम लोगों ने दौरा किया, देखा, वहां पर सुबह के समय तो बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। हालांकि दोपहर में कई सारे बूथ ऐसे भी थे जहां पर महिलाओं की बहुत लंबी लंबी लाइन हम लोगों को देखने को मिली, और वो भी खुलकर अपनी बात रख रही थी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर जो सरकारों ने काम किए या जो आने वाली सरकारें काम करेंगी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे महिलाओं ने भी उठाए। इस वक्त में जहां पर मौजूद हूं, ये SBS इंटर कॉलेज है कन्नौज का, और ये वही विधानसभा की सीट है जहां से कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके सामने अनिल दोहरे समाजवादी पार्टी के सिटिंग MLA भी हैं। तो ये इस सीट पर बहुत ज्यादा टफ कंटेस्ट देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो बाकी दोनों विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर भी बीजेपी की जो सामने गठबंधन है उससे बहुत जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। तमाम सारे लोग यहां पर मौजूद हैं जो यहां पर वोटिंग के लिए आए हैं। कुछ लोग वोट कर भी चुके हैं, उनसे बात करेंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन सा प्रमुख मुद्दा है, किस मुद्दे के आधार पर आपने आप वोट किया है? अपना विकास का मुद्दा है, जो कि बहुत अच्छा विकास, शिक्षा, हमारे शहर में शिक्षा का बहुत अभाव था, जिसको सही सुनिश्चित तरीके से किया गया और विकास हो रहा है, वो भी चल रहा है। डेवलपमेंट मुद्दा रहा है। क्या नाम है आपका? आलोक नाम है हमारा। आलोक, क्या इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मुद्दे रहे जिसके आधार पर वोट किया? मुद्दा महिला सशक्तिकरण का है। महिलाओं के लिए जो इन 5 सालों में देखने को जो मिला था, उन्हीं चीज़ों को लेके कि महिलाएं सुरक्षित हैं, एजुकेशन का, बाकी जो गरीब जनता को राशन वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई गई, उस वजह से कि कोविड की वजह से जो सुरक्षित रहे लोग, उसका भी एक मुद्दा रहा कि मतलब ये मुद्दा रहा चुनाव में, कोविड में सरकार का काम कर रहा है। क्या नाम है सर आपका? अनिल सिंह। अब मुझे बताइए इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है? ये मोदी और योगी जैसा कोई भारत में आ ही नहीं सकता, कोई है नहीं। इनके सामने सब पार्टियां जो हैं विफल हो चुकी हैं। क्यों ये समझिए, विकास गरीब को खिलाने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए सब कुछ इन्हीं लोगों ने, मोदी जी और योगी जी जैसा। मोदी और योगी के काम भी कहे। इसके अलावा मानक, मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर अभी भी, जबकि मतदान का समय तकरीबन पूरा होने वाला है, उसके बावजूद यहाँ पर आपको लंबी लंबी लाइन नजर आएगी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार उनके लिए क्या मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज, मुझे बताइए इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या मुद्दा है, किस मुद्दे के आधार पर वोट कर रहे हैं? सर, सबसे पहले मुद्दा है महंगाई, उसके बाद है युवा सारे बेरोजगार हैं सबसे पहले, और ये गड्ढा मुक्त रोड जो कहते हैं बीजेपी वाले, जो है बीजेपी ये गड्ढा मुक्त रोड बनाएंगे। कहाँ गड्ढा मुक्त है? इतने बड़े गड्ढे हैं, जब हम लोग चलते हैं तो मोटरसाइकिल लगती है, नई भी पुरानी। महंगाई मुद्दा है, महंगाई बहुत सबसे बड़ा मुद्दा। क्या नाम है भैया आपका? सिवान। क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव में, आप किस आधार पर वोट कर रहे हैं? हम यही महंगाई को देख के, पेट्रोल बढ़ना और ये महंगाई होना, बेरोजगारी है, क्या करें बताइए। तो इस बार जो है अखिलेश के साथ हैं। तो मानक, आपने सुना कि मिली जुली राय है इस पोलिंग सेंटर पर, SBS इंटर कॉलेज में। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी और योगी के कामकाज के आगे कोई दूसरा टिकता नहीं है। कुछ लोग बेरोजगारी का मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं। कुछ लोग महिला सुरक्षा के दावों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग महिला सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। तो कन्नौज में खासतौर पर लगभग सभी विधानसभा सीटों पर ठीक है, बिल्कुल सही है। जहां जहां भी हम जा रहे हैं, अलग अलग आवाजें सुनने को मिल रही हैं। कोई अलका लांबा, राजेश चौधरी, पहले अलका आपके पास आ रहा हूं। अलका, पंजाब, क्योंकि आपने तो वहां पर मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाली है, पंजाब में आप घूमी है पूरा। अलका, आज की वोटिंग के बारे में आपका क्या असेसमेंट है, क्या विश्लेषण है आपका? मानक, उम्मीद तो थी कि वोटिंग, मेरी अपनी सोच है कि 70% पार करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे आपके पत्रकार साथी जमीन पर हैं, वोटिंग अभी भी जारी है और 60% क्रॉस कर रहा है। ये एक अच्छा साइन है कि लोग, जो हमें लग रहा था कि जो व्यवस्था है उससे बहुत निराश हैं, हताश हैं, या तो निकलेंगे ही नहीं, और निकलेंगे तो एक 70%, 80% भी पार हो सकता है। लेकिन ये लग रहा है कि बहुत निराश भी नहीं है, और बहुत जो है दूसरे दलों को लेकर, जो मैं साफ कह रही हूं, आम आदमी पार्टी का अपना वोट वहां काडर नहीं है, बीएसपी हो, बीजेपी हो, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, अपना एक वोट, अपना एक काडर, अपना बूथ का वर्कर है, जो आम आदमी के पास नहीं था। वो पूरी तरह से एक लहर पर निर्भर थे और उस लहर, विज्ञापनों पे करोड़ों खर्च के, वो लहर का वोट जो है वो मुझे यहां दिख नहीं रहा। और मुझे लगता है कि जो कैडर वोट था वो पूरी तरह से निकालने में हम पार्टियां कामयाब रही हैं। लोगों को जो हमारे काम, अगर मैं कहूं 111 दिन के कामों पर हमारे, अगर जहां जहां पोलिंग बूथ आपने देखा वहां पर भारी भीड़ दिखी है। और मुझे ये लगता है कि पंजाब में कांग्रेस की चन्नी सरकार जो है 5 साल के लिए दोबारा एक बार आना साफ साफ दिख रहा है। जहां तक अकाली का है, बिल्कुल आप देखेंगे कहीं पर भी जो है उनके मुख्यमंत्री का चेहरे की कहीं कोई टक्कर ही नहीं थी। साफ बात है, टक्कर चन्नी वर्सेस केजरीवाल थी। भगवत मान भी
बीच में सिर्फ लाया गया, लेकिन वो उस तरह से जो था कि टक्कर देंगे वो दिखी नहीं। इसलिए पूरा चुनाव केजरीवाल के नाम पर ही लड़ा गया और मुझे लगता है कि वोट केजरीवाल के नाम पर नहीं पड़ रहा और भगवत मान को पूरी तरह आगे ना करने का नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है और पूरी तरह से कांग्रेस वहां पर विजय की ओर बढ़ रही है। ओके, ऑलराइट। हरजीत भुल्लर, अभी तक जो वोटिंग की परसेंटेज आई है हमारे पास, पंजाब की क्योंकि चर्चा हो रही है, अलका ने कहा कि ये वोटिंग परसेंटेज जितनी हो रही है उससे वो खुश हैं। 50% के आसपास 3 बजे तक वोटिंग हुई है। पिछली बार जहां तक मेरी जानकारी है 77% वोटिंग हुई थी पिछले चुनाव में, 77%। इस बार मुझे लगता नहीं कि 6 बजे तक की वोटिंग में 77 हो पाएगा। तो इस कम वोटिंग की क्या वजह मानते हैं, क्या संदेश है इसमें? हरजीत भुल्लर। देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से वोटिंग का रुझान हुआ है और इस बार जिस तरीके से मैदान के अंदर लोग भी ज्यादा हैं, पार्टियां ज्यादा हैं, लड़ने के लिए हर जगह पे 5-5 पार्टी लड़ रही हैं और 5 गुना मुकाबला चल रहा है, उसमें जिस हिसाब से रुझान होना चाहिए था, जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है। लोगों ने उस उत्साह के साथ में पार्टिसिपेट नहीं किया है वोटिंग के अंदर में जैसे होना चाहिए था। और इसका नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं जो है जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि उसकी तरफ से भी कुछ किया नहीं गया। जैसे अलका लांबा जी बोल रहे थे 111 दिन का हमें रिजल्ट मिलेगा। भाई आपका जो 4.5 साल का किया हुआ काम है वो लोगों ने भी देखा है, उसका भी तो रिजल्ट मिलेगा ना आपको। आप 111 दिन की बात नहीं कर सकते, आपने 5 साल राज किया है यहाँ पे, चाहे वो कैप्टन साहब पहले थे और उसके बाद चन्नी जी थे। और चन्नी जी का चेहरा आप केजरीवाल से मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी कोई है ही नहीं वहां पे। तो आप भूल रहे हैं कि पूरे पंजाब के अंदर अगर किसी लीडर ने काम किया है, जाकर के लोगों के बीच में मिले हैं लोगों को, या एज ए ओपोजिशन लीडर उन्होंने जिसने निभाया है फर्ज अपना, तो सिर्फ सुखबीर बादल हैं। सुखबीर बादल अपोजिशन में नहीं थे, वो तीसरे नंबर की पार्टी थी। आप बताइए, और 10 साल भाजपा अकालियों की सरकार में इतना अच्छा काम किया कि तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया पंजाब में लोगों ने। ये तो सच्चाई है, कोई नकार सकता है इस सच्चाई को। जिस भाजपा अकाली ने 10 साल राज किया उसे तीसरे नंबर की पार्टी बना के छोड़ दिया, ये तो सच्चाई है ना। अब कौन सा काम किया उन्होंने वो सबके सामने है। मजीठिया की बेल तक होने के लिए लाले पड़ गए, किस तरीके से सच्चाई छुपती नहीं है। इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके सिद्धू का वहां से नहीं, अमृतसर ईस्ट से कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन बेल पे बाहर है, 16 सीटों पे जा नहीं है ना। तो आप रहने दीजिए, अकाली दल खत्म हो चुका है, बहन जी जो बीएसपी में खत्म है उनके कंधे पर चढ़कर आप अभी दावे करने का वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वोटिंग तो खत्म हो चुकी है। राजेश चौधरी, देखिए मेरी बात सुनिए। अरजीत भुल्लर साहब एक सेकंड लौटूंगा, एक सेकंड रुक जाइए बजरा थोड़ा, क्योंकि बीजेपी समाजवादी पार्टी से भी चर्चा हो जाए, यूपी की चर्चा नहीं हुई अभी भी। अच्छा बोलिए, हाँ कंप्लीट करिए, बोलिए भुल्लर साहब बोलिए। मैं एक ही बेनती करूंगा, अलका जी के बीच में बोलते नहीं है, बीच में हाँ बोलिए। हाँ देखिए, चरणजीत चन्नी सिर्फ 2 सीटों पे सिमट के रह गए, वो किसी और कैंडिडेट की सीट पे गए नहीं। गणगौर और चमकौर साहब से बाहर वो निकले नहीं। नवजोत सिद्धू अपनी सीट के सिवाय किसी दूसरी सीट पे गए नहीं कैंपेन करने के लिए। जो स्टार कैंपेनर था पार्टी की चिंता करिए ना, हमारे दूसरी पार्टी से अडॉप्ट करके लोगों को लाके अपना गांधी जी, आप थोड़ी सा डेकोरम रखिए ना। कितनी विधानसभा में गए, आप जैसे पंजाब की जनता के। ओके ऑलराइट, ओके अब रुक जाइए, ओके एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। ओके राजेश चौधरी मेरे सहयोगी ऋषिकेश भी मेरे साथ हाथरस से लाइव हैं। हाथरस तो आप जानते ही हैं, सिर्फ यूपी नहीं पूरे देश और दुनिया में एक अलग पहचान हो गई थी इसकी, एक घटना की वजह से। वहां से लाइव रिपोर्टिंग करेंगे ऋषिकेश। लेकिन पहले राजेश चौधरी, जो वोटिंग परसेंटेज आ रही है वो उसका क्या असेसमेंट है आपका? 50% के आसपास वोटिंग 3 बजे तक, और पहले 2 चरणों का वोटिंग परसेंट 60% के आसपास। क्या देख रहे हैं आप, आज की वोटिंग क्या कह रही है राजेश? देखिए मैं आपके रिपोर्टर्स की पूरी रिपोर्टिंग देख रहा था, बड़े गौर से, बड़ा देर बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप कह रहे थे 300 करोड़ जो वहां चोरी का पैसा मिला वो मुद्दा नहीं, शायद वो आपके कैमरे को नजर नहीं आएगा, आपके पत्रकार को नजर नहीं आएगा, गरीब को पूछोगे, मजदूर को पूछोगे, नौजवान को पूछोगे तो जरूर नजर आएगा कि 300 करोड़ की कमाई दीवार थी, उसको निकालने का काम सरकार ने किया, वो मुद्दा है। और दूसरी बात, 2-3 लोग आपके चैनल पे बोल रहे मुश्ताक की एक मिनट, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, एक सेकंड रुकिएगा, राजेश एक सेकंड रुकिएगा, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, उसको ठीक करवा रहा हूं मैं, फिर आपके पास लौट रहा हूं। लेकिन अगर आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, भाई हमारी क्या गलती है? वाई शूट द मैसेंजर? हम तो वहां पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो लोग वोट कर रहे हैं उनसे हम लाइनों में लगे लोगों से बात कर रहे हैं, हमने अपनी तरफ से कोई कमेंट किया नहीं। राजेश एक सेकंड सुन लीजिए ना, सुन भी तो लीजिए, अब आप सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं हम पर आरोप मत लगाइए, हमारा काम सिर्फ
वहां जो रिपोर्टिंग वोट डालने वाले लोग हैं उनकी राय पहुंचाना है। और हम ये तो नहीं पूछ रहे किसको वोट दे रहे हैं, हमने तो ये पूछा किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। उन्होंने अपनी बात बता दी। इसीलिए हम कोई मुद्दा है नहीं है, हम कौन होते हैं ये कहने वाले। मुद्दे तो हर पार्टी ने सारे उठाए, मीडिया में हर जगह सबकी खूब चर्चा हुई। अब आम आदमी किस पे वोट दे रहा है उस पे ना आपका बस चलेगा, ना समाजवादी पार्टी का, ना हमारा। हमने तो सीधे सीधे दिखा दिया लोग क्या कह रहे हैं। राजेश बोलिए, आवाज देखते हैं आपकी आती है नहीं। राजेश बोलिए। राजेश की आवाज कट गई। ओके, राजेश से संपर्क कर रहा हूं। इतने अतुल सक्सेना जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। अतुल, आपका क्या विश्लेषण है? 50% के आसपास वोटिंग हुई है 3 बजे तक। देखिए मानक जी, वोट अच्छा पड़ रहा है, अच्छा पड़ा है वोट। और आज ये जो तीसरे चरण का मानक जी एक चुनाव है, तो ये चूंकि यहाँ करल से अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत से हमारे वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज जो साइकिल पर वोट पड़ने वाली दर है वो बुलेट की रफ्तार से है। क्योंकि आज जो चुनाव है, आज उत्तर प्रदेश का आम जनमानस जो है मुख्यमंत्री उसने चुन लिया है। और जिस तरीके से ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जहां चुनाव है, जैसे हाथरस में चुनाव है, हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ था, 2 बजे रात में अंत्येष्टि कर दी गई थी, तो वहां की जनता ने जो है भाजपा को सबक सिखाने के लिए वोट देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में एक कानपुर जगह है जहां से मनीष गुप्ता जो हमारा व्यापारी कारोबारी भाई था, जिसे मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में गोली मार दी जाती है। तो आज बहुत सी ऐसी जगह चुनाव है जो उत्तर प्रदेश के जनता जो है ये भाजपा की क्रूरता से, अन्याय से, अराजकता से परेशान जो चल रही है। और ये तीसरे चरण का चुनाव है। आप देखिएगा मानक जी, चौथे चरण के चुनाव तक आप देखिएगा 200 का आंकड़ा समाजवादी पार्टी पार कर लेगी, बहुमत से आ जाएगी। ओके, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को जो है कुछ भी देने का काम नहीं किया, राजेश चौधरी आ गए, विकास करने का काम नहीं किया, छलने का काम किया, ठोकने का काम किया है। हाँ, ऑलराइट, अतुल रुक जाइए। राजेश आपकी बारी है, हम पर आरोप मत लगाइए भाई। जनता जो कह रही है उनको जवाब दे दीजिए, समाजवादी पार्टी जो कह रही है उनको जवाब दे दीजिए। बोलिए भाई। जनता भी तो हजारों लोग होते हैं, दो लोगों की आवाज जनता की आवाज मानक जी नहीं हो जाएगी, मेरा कहना ही है। हाँ, मुस्ताक बोलता है तो बुलेट पे घूमता है, पेट्रोल महंगी नजर आती है और बेरोजगारी भी नजर आती है उसको। मोटरसाइकिल चलाने वाले को 35 साल की उम्र में बेरोजगारी नजर आ रही है। आप घूम रहे थे वहां करहल में और सैफई में, वहां भी एक 56 साल के आदमी को बेरोजगारी नजर आ रही थी, 50 साल के आदमी को बेरोजगारी नजर आ रही थी, बाकी किसी को नजर नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरी बात, मेरे जो अतुल सक्सेना जी कह रहे थे, अराजकता का माहौल किसके शासन में रहता है देखा है ना। अभी परसों ही अहमदाबाद ब्लास्ट की जो सजा हुई है लोगों को, आपके समाजवादी पार्टी के नेताओं के पुत्र भी हैं उसमें। ये आतंकवाद आपका उत्तर प्रदेश की जनता ने बखूबी देखा है, जानते हैं आजमगढ़ का कनेक्शन। आप जाकर के खाना खाने का काम करते हो, आजमगढ़ में आतंकवादी हुए यहाँ। बटाला कांड होता है तो सोनिया गांधी को रात में नींद नहीं आती है, ये सब पता है, जनता जानती है। आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर एक मन बना चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बनाना है मुख्यमंत्री। गलत फहमी में मत रहिए। अखिलेश यादव ने तो अपने बाप की राजनीतिक संपत्ति को बर्बाद करने का ही काम किया है, कभी एक सीट एक्स्ट्रा नहीं आई। अरे राजेश एक सेकंड, राजेश एक सेकंड, 2019 से बड़ा। अरे राजेश आपने अपनी बात कही, एक सेकंड रुकिए ना, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। ये बाप वाप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नेशनल चैनल है, पूरा परिवार बैठ के देखता है, और अखिलेश यादव के बारे में बात कर रहे हैं। पिताजी शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, थोड़ा सा सम्मान दे देंगे टीवी डिबेट में, कोई आपकी जेब से कुछ चला नहीं जाएगा। हाथरस चल रहा हूं मैं ऋषिकेश कुमार के पास, आ रहा हूं अलका, उसके बाद राजेश, अतुल आ रहा हूं, गुलर साहब आ रहा हूं। ऋषिकेश जरा बताइए, हाथरस में किस मुद्दे पर वोटिंग हो रही है आज? ऋषिकेश। बिल्कुल मानक जी, ये बताइए कि पिछली बार बसपा नंबर 2 पर रही थी, इस बार क्या मुद्दा रहा? क्या बहन जी के उठाए मुद्दे रहे, बीजेपी के रहे, या फिर समाजवादी पार्टी के मुद्दे जो बिजली और? जी सर, इस बार भी मतलब बसपा अच्छा रंग दिखाएगी हाथरस में, और यहाँ से बीएसपी की सीटें ही निकलेंगी। क्या इस बार मुद्दे क्या रहे चुनाव में? अब तो वोटिंग का आखिरी दौर है। युवाओं रोजगार की बात थी, किसानों की बात थी, मजदूरों की बात थी। पिछली सरकार ने युवाओं से बहुत ज़्यादा वायदे किए थे कि हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन पिछली सरकार ने केवल युवाओं को लाठी डंडे मुकदमे जेल भेजने का काम इस भाजपा सरकार ने किया। सही बोले भैया, ये मुद्दा है? नहीं, ये बहुत गलत बोल रहे हैं। हमारी सरकार
सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास कर रही है। मुद्दे हाथरस में क्या इतना बड़ा घटना हुआ, सरकार पर आरोप लगी कि ठीक से टैकल नहीं कर पाया, किरकिरी हुई, ये सब मुद्दे थे इस बार कानून व्यवस्था के नाम पर, क्योंकि हाथरस कानून व्यवस्था के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा था। नहीं, हाथरस बहुत अच्छा विकास और अच्छा सब कुछ कर रहा है। हाँ। क्या भैया, क्या मुद्दा रहा इस बार? इस बार आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जैसा उन्होंने वायदे किए हैं, शिक्षा मित्रों का समायोजन हो, 300 यूनिट बिजली हो, उसको लेकर युवाओं का जो रुख है वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन की तरफ है। क्या भैया, क्या मुद्दा? मेन जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। ये बीजेपी सरकार आई है जब से कुछ भी किसी को रोजगार नहीं मिला, जितनी भी वैकेंसी निकली हैं सब पेपर आउट हुए हैं उसके, एक भी। लेकिन बीजेपी तो करिए कि आप कहीं रात में चले जाएं, कानून व्यवस्था पर वोट मांग। वो हाथरस ने आपका सुना ही होगा, हाथरस कांड जो हुआ था, वो फूलगढ़ी जो कांड हुआ था, वो आपको मालूम होगा, वो बीजेपी के राज में ही हुआ था कि एक दलित बेटी को रात को 12 बजे जलाया गया था। वो हिंदू की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म में 12 बजे मुखाग्नि नहीं दी जाती, वो इनसे पूछना चाहिए। हाँ बताइए, जवाब दे दीजिए भैया। बुलगड़ी वाली जो कांड जो हुआ है वो ऐसा वो नहीं था। ये तो ये लोग है ना, मतलब हमारी पार्टी को बदनाम करना चाह रहे हैं। मुद्दा ये देखिए, अभी आपने मुद्दा उठाया था कि क्या कहते हैं कानून व्यवस्था पर। आप इस शहर में 2 लाख रुपए जेब में रख के नहीं जा सकते, आपके पीछे बदमाश लग जाएंगे। कानून व्यवस्था इतनी हद तक की खराब है, आपका दिन दाढ़ी मर्डर हो जाते हैं। पिछले 5 दिन में तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, फिर भी रही है वही कि इसी पर। पिछली बार भी 2017 में भी कहा था इन्होंने, हर चीज कहा था, कहाँ कानून व्यवस्था सुधरी। इस बार बताइए, बीएसपी से चुनाव जीत कर आए सादाबाद से रामवीर उपाध्याय, इस बार बीजेपी में चले गए, कुछ असर है इसका दलितों के वोट के बीच में? जी, दलितों के वोट के बीच में तो जो बसपा का वोट है वो तो बसपा को ही रहना है। बाकी बीजेपी कह रही है कि दलितों का समर्थन हमको है, उनके वोट हमारे में शिफ्ट हो रहे हैं। ये सब मुद्दा रहा, बहन जी प्रचार करने नहीं आई, ये सब आप लोगों के बीच में रहा है। जी, बहन जी प्रचार करने नहीं आई, ये तो ये बहन जी जाने, लेकिन फिर भी हमारा वोट उन्हीं की तरफ है। ओके, ऑल राइट, ओके, थैंक यू ऋषिकेश। फिलहाल थैंक यू। 5 बजे तक का अपडेट आ गया है। 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में 57% के आसपास वोट पड़े हैं, जबकि पंजाब में देखिए, पंजाब में यूपी से तो बेहतर मतदान हुआ है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले ऐसा लग रहा है रफ्तार काफी धीमी है। पंजाब में 63% मतदान 5 बजे तक हुआ है, पिछली बार के आंकड़े तक। इस बार पंजाब का मतदान पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अलका लांबा 63% है, अलका पिछली बार से कम। आपको लग रहा है, आपके लिए अच्छी खबर आ रही है पंजाब से? मानक, मुझे तो बिल्कुल विश्वास है कि हमारी 5 साल की जो सरकार है और खासतौर से चन्नी जी के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी व्यक्तिगत जो जवाबदेही, 111 दिन पे लोग वोट कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि पिछली बार से कम वोट पड़ा और इस बार समीकरण बीजेपी अकालियों के साथ थी, इस समय बीएसपी है। बीजेपी कैप्टन साहब के बैसाखियों पर चल रही है। आम आदमी पार्टी ने किसानों का अपमान किया, जो किसान उनके साथ आ रहे थे वो नहीं आए। कांग्रेस जहां खड़ी थी वही खड़ी है, अकेले अपने दम पर 117 सीटों पर चुनावी मैदान में पॉजिटिव चुनाव किया। बहुत चुनावों में जाति के तौर पर हिंदू पंजाबी खतरे में बताया। आम आदमी पार्टी ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। उनका खुलासा डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी किया कि किस तरीके से खालिस्तानी एनआरआईओ से समर्थन लेकर रात उनके घर 2017 में बताई। चुनाव होने सारे मुद्दे उठाइए, वो सब ठीक है, लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप 111 दिन के नाम पर वोट मांगेंगे और 5 साल का जो आपने सरकार वहां पर चलाई उससे आप सीधे सीधे हाथ धो लेंगे। नहीं, मानव जी, मैंने आपको कहा 5 साल के कामों पर हम गए हैं। और चन्नी जी की मुख्यमंत्री के तौर पर जवाबदेही 111 की थी। कांग्रेस ने 5 साल पे लड़ा है चुनाव और मुख्यमंत्री चन्नी जी ने 111 दिन पर। कांग्रेस की बहुमत की सरकार बन रही है। केजरीवाल को जवाब मिलते हुए दिख रहा है। जो उसका वोट था, जो पिछली बार आया था, निकला था, वो इस बार नहीं निकला। वो हताश निराश होकर जब से इन्होंने खालिस्तानी कार्ड खेला दोबारा से। और हाँ या ना, डॉक्टर कुमार विश्वास हम पूछते रहे, एक पीसी करके बोल दो कि नहीं, कुमार विश्वास सब झूठ बोल रहे हैं, किसी खालिस्तानी आतंकी के घर नहीं ठहरा था, कोई हिंदू पंजाबी खतरे में नहीं है, कोई जाति और धर्म की राजनीति में नहीं कर रहा हूं, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। इसलिए उनका जो वोटर था इस बार पूरी तरह मुझे लग रहा है घर बैठ गया है और कांग्रेस अपने वोटर्स को निकालने में पूरी तरह कामयाब रही है, जो आपको दिखा भी है। ओके, हरजीत सिंह बुल्लर, जो वोटिंग परसेंटेज आई है वो तो काफी कम लग रही है पिछली बार के मुकाबले, इससे क्या संदेश जाता है? बिल्कुल जी, एक्चुअली जो वोटर है वो कांग्रेस के जो पिछले 5 साल का राज था उसे हताश है और इसलिए वो बाहर निकलना नहीं चाहता। और ये जो अलका लांबा जी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो वोटर है कहीं नहीं गया है, मैं इतना बता देना चाहता हूं कि जो दुआबा है, दुआबे के अंदर राणा गुरजीत ने पैरेलल अपने कैंडिडेट खड़े किए इनके कैंडिडेट के खिलाफ।
और दूसरी तरफ कैप्टन के जो कैंडिडेट वो भी है, चाहे वो बीजेपी के साथ में ही है। अकालियों को अपने वोटर, अपने नेता का पता नहीं है। एक एक करके ओनली बुल्लर साहब, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आप ही को बोलना नहीं आता, दूसरा ही बोल सकता है। बोलिए बुल्लर साहब, बोलिए एक एक करके। देखिए, उसके बाद में अगर आप माझा में चले जाएं तो माझा के अंदर भी इनके चाहे वो फतेह भाजपा थे या और लोग थे, वो सब बीजेपी के अंदर चले गए और दो तीन कैंडिडेट एक जगह पे खड़े हैं इनके, जिनको इन्होंने टिकट नहीं थी, वो उनके साथ लड़ रहे हैं। मालवा के अंदर चले जाएंगे तो यही हाल है। चन्नी को अल्टीमेटली चमकौर साहब से भाग के भदौड़ में भी लड़ना पड़ा, 2 सीटों से वो लड़ रहे हैं। नवजोत सिद्धू अपनी कंस्टिट्यूएंसी के सिवाय कहीं और जा नहीं सके, कहीं वो प्रचार नहीं कर सके, प्रधान होते हुए भी कहीं जाके काम नहीं कर सके वो, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उनके खिलाफ बोलते रहे, चाहे वो बिट्टू हैं चाहे गांधी हैं, उनको बुलाकर वो प्रचार कर रहे हैं। जो स्टार प्रचारक था आज उसको स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ रही है। ये हालात है कांग्रेस के पंजाब के अंदर। इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है, बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया गया है। सबको पता है चन्नी ने 111 दिन में कितना पैसा कमाया है, कैसे करोड़ों रुपए जो है उसके भांजे के घर में निकले हैं, और कैसे जो उनके अकाउंटों में पैसे चल रहे थे, कैसे माइनिंग की माइनिंग का राज किया गया। माइनिंग माफिया को तो लोग लेके नहीं आएंगे। हरजीत सिंह बुल्लर, ऑलराइट। देखिए बुल्लर साहब, एक सेकंड। बुल्लर साहब देखिए, हमने खूब मुद्दे उठाए हैं, आज तो वोटिंग हो चुकी ना लगभग, अब तो खत्म होने वाली है। तो ये अतुल सक्सेना और राजेश चौधरी दोनों, ये जो 57% के आसपास वोट पड़ रहा है, अतुल पहले आप, 57% वोट पड़ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो क्या लग रहा है, क्या संदेश है इसमें अतुल? 5 बजे तक 57% है। देखिए मानक जी, ये वोट जो पड़ा है पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा स्लाइटली कम है, परंतु ये देखिए जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर जहां पे साइकिल को तेज रफ्तार से वोट पड़ना होता है, वहां पर ये मतदान अधिकारी जो है वोट को कम, उसको रफ्तार को धीमी कर देते हैं, क्योंकि ये भाजपा जो है सारे हथकंडे, ऐसे आरोप मत लगाइए अतुल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक पाएगी। मैं अलाउ नहीं, नहीं आरोप नहीं, नहीं प्लीज नहीं, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं अलाउ भी नहीं इसलिए कर सकता क्योंकि इलेक्शन कमिशन या उनके अधिकारियों पर आपको कोई आरोप लगाना है, आपको पता है प्रक्रिया क्या है। एक आवाज बंद करिए, एक सेकंड, आवाज बंद करिए, 1 मिनट। अतुल देखिए, आपको पता है आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर आपको चुनावी प्रक्रिया उससे कोई भी शिकायत है, आपको पता है क्या प्रक्रिया है, आपको शिकायत करनी होती है लिखित में, उसके बाद उसकी जांच होती है, इलेक्शन कमीशन तय कर देता है। टीवी पर कहने से नहीं चलेगा, और वैसे भी आपको तो पता है सब जगह वीडियोग्राफी भी होती है। राजेश चौधरी, 57% के आसपास वोटिंग, आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? देखिए, वोटिंग करना जनता का अधिकार है, थोड़ा और बढ़ जाएगा, पर समाजवादी पार्टी के मित्रों को मैं कहना चाहूंगा, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। ये लोग अपने गिरेबान की तरफ नहीं देखते हैं। सरकार के खिलाफ वोट पड़ता है तो उसमें ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होती है हमेशा, कभी भी आप देखिएगा वोटिंग का जो रुझान होता है। जनता योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ वोट कर रही है, इनका कोई स्थान नहीं है। साइकिल पंचर हो गई है, हाथी बूढ़ा हो गया, सब कोई बर्बाद है, कमल गिरने वाला है। ओके, एटा चल रहा हूं जल्दी से। विमल कौशिक मेरे साथ हैं। विमल, एटा में क्या हाल है वोटिंग का, किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है विमल? देखिए, अब सिर्फ आखिरी के 10 मिनट बचे हैं और जहां तक अगर एटा की बात करें तो मुद्दे वही हैं हर जगह पर। ग्रामीण इलाके के मुद्दे कुछ अलग हैं, जो शहरी इलाके हैं उनके मुद्दे कुछ अलग हैं। युवा के लिए रोजगार मुद्दा है, महिला के लिए सुरक्षा कानून व्यवस्था मुद्दा है, और इसके अलावा जो किसान है, जो देहात का किसान है, देहात के लोगों के लिए मुद्दा है आवारा पशु, छुट्टा पशु। तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक अगर कहीं पक्ष है वो सीधा बदलाव की बात कर रहा है, दूसरा पक्ष की बात तो वो सीधा राष्ट्रवाद और राष्ट्र के नाम की बात कर रहा है। तो दोनों चीजें हैं। और यहां पर अगर एटा की बात करें तो 5 बजे तक अगर वोटिंग परसेंटेज है वो 63% तक पहुंच गया था, यानी कि पिछली बार 2017 के मुकाबले अगर कहें तो ये इस बार थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 2017 में करीब ये 65% वोट जो है वो यहाँ पर रहा था, 65%, और इस बार 63%। ये केवल 5 बजे तक ही पहुंच गया, तो 1 घंटे का वक्त था उसके बाद। और अभी फिलहाल 10 मिनट आखिरी के बचे हुए हैं और ज्यादातर पोलिंग बूथ पर इसी तरीके से अब बहुत कम 1-2 लोग ही पहुंच रहे हैं जो रह गए हैं, और अब वो भी अगले 10 मिनट में यहाँ पर वोटिंग ओवर हो जाएगी। जी ओके, ऑलराइट। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट भी आपने देखी, तीसरे चरण के मतदान की, पंजाब के मतदान की। लगभग सब मुद्दों पर वोट पड़ रहे हैं, हर मुद्दे पर, हर आदमी के अलग अलग मुद्दे हैं। अब 6 बजे तक का वोटिंग का समय है। पंजाब में पिछली बार के मुकाबले कम मतदान आज होता हुआ दिख रहा है, जबकि यूपी के तीसरे चरण में भी जितना पहले 2 चरणों में मतदान हुआ है लगभग उतनी ही वोटिंग होती हुई दिखाई दे रही है।
अब देखते हैं कि क्या वाकई इस वोटिंग परसेंटेज में भी कोई संदेश छुपा है क्या। 10 मार्च को पता चलेगा। न्यूज़ 24 ने तैयारी पूरी कर ली है। सबसे तेज नतीजे 10 मार्च, तारीख नोट कर लीजिए। फिलहाल आज शुक्रिया अलका लांबा, राजेश चौधरी, अतुल सक्सेना, हरजीत सिंह बुल्लर, थैंक यू सो मच। और सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।